नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजत मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को लगातार क्लासेस मिल रही हैं और उन क्लासेस का आप लोग उपयोग करिए। क्लास में मैं देखता हूं आप लोग चैट बहुत करते हो, तो चैट से अच्छा है कि आप लोग पढ़ाई पे डिस्कशन किया करो। जो भी बात करते हो तो उसे पढ़ाई पे डिस्कशन करो, वो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, है ना। चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। जो इकोनॉमी में आप लोग पढ़ रहे हो उसमें राष्ट्रीय आय एक टॉपिक है, वो आप लोगों को कई बार उलझाता है, परेशान करता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे इसको जितना सिंपल से सिंपल हो सके उतना समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि क्लास आप लोगों के सिंपल करके ही चलाने का प्रयास रहता है मेरा हमेशा, उसी स्तर पे हम लोग आज भी चलेंगे। चलो, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेशनल इनकम की, तो एक वित्तीय वर्ष स्टार्ट क्या होता है कि नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय है क्या भाई। सबसे बड़ी बात तो यही आएगी आप लोगों के मन में। एक वित्तीय वर्ष सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक वित्तीय वर्ष में अंतिम निर्मित या अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं एवं सेवा के मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय में हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। ठीक, इसमें अंतिम वस्तु, अंतिम रूप से वर्ड यूज किया गया है ना। उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मूल्य को राष्ट्रीय आय में हम एड ऑन करते हैं, जोड़ते हैं। नेशनल इनकम में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है, जो लास्ट सर्विस होगी, उसके मूल्य को हम लोग नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। ठीक, इसका मतलब है जो बीच में इनकम आ रही होगी उसको हम लोग इसमें नहीं जोड़ते हैं। क्लियर हो रहा है ये बात? पहला पॉइंट एक आप लोगों को। अर्थात मध्यवर्ती वस्तु या सेवा की मध्यवर्ती वस्तु या सेवा की गणना नहीं की जाती है। अब इसे ऐसे समझे भाई, बिचौलियों की गिनती नहीं करते, है ना भाई। जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो जब बिकेगा, अंतिम रूप में बिकता है, उसकी हम लोग बात करेंगे। कोई अंतिम सेवा है हम उसकी बात करेंगे, उससे आई हुई जो मुद्रा होगी हम उसकी बात करेंगे, लेकिन बीच वाले सिस्टम को हम ऐड नहीं करते। अब क्वेश्चन आएगा सर ये कैसे है?
है ना। क्वेश्चन तो बनता ही है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन को समझने का भी प्रयास कर। मान लो अब देखो एग्जाम्पल से, भाई हम सभी किसान के बच्चे हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सभी लोग हैं, मैक्सिमम लोग, है ना। तो ये ज्यादा अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आता है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को सारे तरह के एग्जाम्पल दूंगा, समझाने का पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग समझे। मान लो कोई किसान है, मान लेते हैं कि राम एक किसान है, ठीक है भाई, किसान है। ये क्या कर रहा है, इसने 100 केजी आलू का उत्पादन किया। आलू का उत्पादन करता है। कॉमन सी बात है कि कोई भी एक किसान, कोई जिसका नाम राम है, वो क्या कर रहा है, 100 केजी आलू का उत्पादन कर रहा है, ठीक। अब इसको समझना बड़े आराम से है, दिमाग लगा के बड़े आराम तसल्ली समझोगे, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब इसने क्या किया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसने कहा कि 50 केजी आलू मैं स्वयं के लिए रख लूंगा, स्वयं के लिए रख लिया। अब यहां समझने वाली बात है, इसने भाई किसान है, अपने खाने के लिए भी तो रखेगा, तो नॉर्मली इसने 50 केजी आलू लिया और कहा ये मैं अपने लिए रखूंगा, ये मेरे लिए है, ठीक। अब इसने 50 केजी आलू एक होटल वाले को बेच दिया कि चलो भैया बेच दिया, ठीक। तो यहां पर जो इसने स्वयं के लिए 50 किलो रखा है, तो ये स्वयं के उपयोग के लिए रख लिया, इसलिए ये क्या हो गया, अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद हो गया यहां पर, ठीक। क्लियर है कि ये अंतिम उत्पाद है। इसके बाद किसान इसका कुछ करेगा नहीं, क्योंकि इसने स्वयं के लिए रखा है। या कई बार क्या होता है कि हम लोग कह देते हैं अंतिम वस्तु। अब ये इसके लिए अंतिम वस्तु हो गई, ये किसान के लिए। किसके लिए, किसान के लिए। किसान के अकॉर्डिंग जब देखोगे कि 50 किलो इसके पास आलू है, तो ये बस किसान के पास से अब खत्म, किसान अपने उपयोग के लिए रखेगा। तो ये किस में हो जाएगा, ये राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय आय का अंग होगा। अर्थात यह राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। क्लियर हो गया कि ये जो अंतिम है, क्योंकि अब किसान जो 50 किलो अपने पास रखा है, तो भैया वो तो अपने ही पास रखेगा ना, अपने उपयोग के लिए रखेगा, उस उपयोग में तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, ठीक। तो ये उसके लिए अंतिम वस्तु, किसान के पास से ये अंतिम वस्तु है, ये राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। लेकिन अभी होटल वाले को जो 50 केजी आलू बेचा है इसने, ये इसके लिए अंतिम नहीं है, ठीक। अगर ये होटल वाले को बेच दिया है, तो होटल वाला क्या करेगा, यहां पर समझो, ये पहला पॉइंट,
ये राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा, आय में या नेशनल इनकम में ये ऐड नहीं किया जाएगा, भी राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा। क्यों? अब क्वेश्चन आएगा कि सर यहां तो आपने जोड़ दिया, यहां आप नहीं जोड़ रहे हो, तो कुत्तो गेम हो गया। अब इस गेम को समझने वाली बात है कि क्यों नहीं जुड़ेगा ये, क्यों ये राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगा? जुड़ना तो चाहिए था, क्यों? अब देखो, होटल वाला आलू को बेचता है, किस रूप में बेचता है? आप लोग होटल में खाना खाने जाते हो ना, सभी लोग होटल में वो आलू की क्या बनाएगा? सब्जी बनाएगा। क्योंकि अब यहां पर समझने वाली है, क्योंकि होटल के अंतर्गत यह अंतिम वस्तु नहीं है ना? होटल के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये होटल के अंदर अंतिम वस्तु है ही नहीं। अंतिम वस्तु क्या होगी? अब समझो, यहां पर ये होटल के लिए अंतिम वस्तु नहीं है, ये क्या बन रही है? ये उसकी मध्यवर्ती वस्तु बन रही है, मीडिएटर बन रही है। क्या हो जाएगी? ये मध्यवर्ती वस्तु है। ये अभी बीच वाला प्रोडक्ट है, अंतिम नहीं है। अंतिम कब आएगा? जब ये होटल वाला इसको क्या बना देगा? सब्जी के रूप में यूज करेगा। सब्जी बनाकर बेचेगा, है ना? अब ये जब सब्जी बनाकर बेचेगा तो नॉर्मल सी बात है, अब इससे ज्यादा ये गेम नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाएगा? जब ये सब्जी बनाकर बेचेगा तो आलू अब अंतिम में आएगा। यहां पर क्या आएगा? यह उसका, उस आलू का अंतिम उत्पाद क्या है? सब्जी है। अब ये क्या हो गया? अंतिम वस्तु है ना? ये क्या हो गई? अब उस 50 किलो का अंतिम वस्तु क्या है? सब्जी। ये लेकिन आलू क्या हो गया? इसके बीच में अगर यहां पर देखा जाए, क्यों आलू उसके लिए अंतिम नहीं? क्योंकि वो आलू से पैसे नहीं कमाएगा। यहां पर क्या है कि इसने आलू रखा, आलू से ही ये क्या कर रहा है? अपने भोजन को बना रहा है। ये अंतिम इसका बनेगा यहां पर, ठीक। लेकिन वो आलू के बाद क्या करेगा? आलू से सब्जी बनाएगा और सब्जी को बेचेगा। यहां पर देखा जाए तो वो सब्जी बनाकर बेचेगा, और जब सब्जी बनाकर बेचेगा तो ये क्या हो जाएगा? सब्जी उसका अंतिम वस्तु होगी। तो सब्जी का जो प्राइस होगा, जो पैसा आएगा, वो किस में जोड़ा जाएगा? तब वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। मतलब क्या हो गया? सब्जी का पैसा राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। जैसे आप लोग सब्जी लेके आते हो ना, आलू लेके आए, टमाटर लेके आए, प्याज लेके आए, जब आप यही ठेले वाले से खरीदते हो आप लोग, तो वो अंतिम हो जाएगा। क्यों अंतिम हो जाएगा? क्योंकि अब आप उसको बेचने नहीं जा रहे हो, उसको अब खा जाओगे। समझ गए? उसको अब खा लोगे तो वो क्या हो गया? जब वहां से लेके आए, अपने लिए खाना बनाए और खा गए, तो अब इसकी सेल तो हुई नहीं, इससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये अब अंतिम हो जाएगा। ठीक।
अब यहीं पर ये आलू किसको बेच रहा है, मंडी में बेच दे। मंडी में जब ये आलू बिकेगा या टमाटर बिकेगा तो नॉर्मल सी बात है कि मंडी में जब ये बिका तो वो अंतिम नहीं होगा, अंतिम वो तब माना जाएगा जब उसकी सेल हो जाएगी पूरी। ठीक, यहां पर ये समझने वाली बात है। अब यहीं पर अगर हम ये कह लें, समझ लो यहां पर कि कोई किसान, यदि कोई किसान 50 किलो गेहूं का उत्पादन करता है, यदि कोई किसान 50 केजी या 100 केजी गेहूं का उत्पादन करता है। अब समझ लो, इसको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो वो क्या करता है कि इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेगा, एक 50 केजी अपने लिए और एक 50 केजी वो बेचने के लिए। ठीक, और जो स्वयं के लिए यहां पर रखेगा, जब इसने स्वयं के लिए रख लिया तो इसका अब ये क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम में, आपके राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अंतिम वस्तु है, इसलिए यह राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। ठीक, अब यहीं पर आ जाओ, फिर से होटल की तरफ चल लेते हैं। बेचेगा, किसको बेचा, होटल वाले। जब ये होटल वाले को बेचेगा तब यह नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होटल वाला डायरेक्ट आपको गेहूं नहीं दे रहा है। अब होटल वाला क्या करेगा, यहां पर देखने वाली बात है, वो होटल वाले को बेचा तो ये क्या हो जा रही है, अगर इसको हम लोग देखें तो गेहूं, यहां पर जो गेहूं है आपका, गेहूं इस होटल वाले के लिए ये क्या है, मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों? क्योंकि अंतिम उत्पाद तो इसका अलग है। होटल वाला क्या करेगा, अब समझ आ रहा है ना कि 50 केजी गेहूं जो है वो होटल के लिए मध्यवर्ती वस्तु है। वो करेगा क्या कि भाई होटल वाला इसको रोटी बेचेगा, यही करेगा ना। तो होटल वाला, समझो, होटल वाला रोटी बना के अंतिम वस्तु के रूप में, अंतिम वस्तु के रूप में बेचेगा
ठीक, तो यहां पर अंतिम वस्तु क्या हो गई, उसकी रोटी हो गई। अब जब रोटी हो गई तो रोटी आपकी राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। कीमत राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट कि अब प्रश्न आएगा आपके मन में, आखिर इनको दो बार यहां पर देखा जाए तो इसकी गणना यहां पर क्यों नहीं की गई? गेहूं की गणना मध्यवर्ती में क्यों कर दी गई और रोटी की गणना अलग क्यों कर रहे हैं? यदि अगर हम लोग यहां पर जो आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ गया, आखिर इसकी गणना क्यों नहीं की गई, प्रश्न तो कॉमन सा है, आना भी चाहिए। नहीं जिनके मन में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप लोग पंचायत में ज्यादा बिलीव करते हो, पढ़ाई में कम बिलीव करते हो। तो यहां पर एक प्रश्न बना, आखिर इसकी गणना क्यों नहीं की गई? हम गेहूं की गणना वहीं पर कर लेते। तो अब समझने वाली बात है, अगर हम लोग यहीं पर गेहूं की कीमत कर लेते हैं आखिर, तो समझो इसे, गेहूं हमने लिया था, गेहूं आ गया, गेहूं से क्या हुआ, रोटी बनी। ठीक, अब रोटी से अब समझने वाली बात है, अर्थात गेहूं और रोटी की गणना यहां पर क्या हो जाती, अलग अलग की गई। ठीक, अब समझने वाली बात है कि अगर हम लोगों ने गेहूं और रोटी जो आटे से बनकर रोटी तैयार हुई है उसकी गणना अलग अलग कर दी, तो देखो अगर गेहूं और रोटी की गणना अलग अलग की तो ठीक है। अब चीज क्या है यहां पर, अब समझने वाली बात है, प्रोडक्ट वस्तु क्या थी, एक थी। गेहूं एक वस्तु है, इस समय वस्तु क्या है, वस्तु एक है। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे गेहूं एक वस्तु है ना, उसी से रोटी बन रही है, तो अलग अलग करेंगे तो यहां पर आप लोगों को एक देखने को मिलेगा कि एक वस्तु की गणना हम लोग कितनी बार कर दे रहे हैं, दो बार करते रहे। तो एक ही वस्तु की गणना दो बार हो जाती है या हो जाएगी, है ना भाई। अगर हमने गेहूं को अलग जोड़ लिया और रोटी को अलग जोड़ लिया तो वस्तु एक है, और ये मान लो कोई ए वस्तु है, ए का ही दूसरा रूप आ जाएगा A1। वस्तु तो एक ही थी, इसी वस्तु से दूसरी वस्तु निर्मित हो रही है, ठीक, तो वो इसी के रूप से निर्मित हो रही है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है,
2 बार इसकी गणना हो रही है। अब 2 बार की गणना से बचने के लिए यहां पर जो 2 बार गणना हुई कि गेहूं की अलग काउंटिंग कर लो, रोटी की अलग काउंट कर लो, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। एक ही चीज की काउंटिंग 2 बार, ठीक। तो 2 बार गणना से बचने के लिए दो बार गणना से बचने के लिए मध्यवर्ती वस्तु की गणना नहीं की जाती, इसीलिए अंतिम वस्तु की गणना की जाती है। इसीलिए अंतिम वस्तु की गणना की जाती है। समझ आया कि हम गेहूं को भी काउंट करें और रोटी को भी काउंट करें तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 2 बार काउंटिंग हो जाएंगी, और एक ही चीज की 2 बार काउंटिंग करना भी गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर नेशनल इनकम आएगी ही नहीं। क्योंकि एक वस्तु को 4 बार काउंट कर लो, 10 बार काउंट कर लो तो अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो यहां पर क्या है कि जब हम गेहूं खरीदे तो गेहूं मेन प्रोडक्ट ना होकर क्या हो गया, मिडिल प्रोडक्ट हो गया, आपका मध्यवर्ती वस्तु हो गई। अब जब मध्यवर्ती वस्तु के रूप में हमने उसे शामिल कर लिया तो उससे बनने वाली अंतिम उत्पाद क्या है। जैसे हम लोगों ने यहां पर कहा कि रोटी बन गई। अब यहीं पर अगर कहें कि नहीं भाई, गेहूं से अगर हम लेके जा रहे हैं तो रोटी की जगह रोल बना दिया किसी ने, ठीक, रोल बना दिया, तो अंतिम वस्तु क्या हो जाएगी, अंतिम वस्तु रोल होगा। तो रोल के मूल्य के आधार पर हम इसे नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। अब यहीं पर कोई कह दे कि नहीं, ब्रेड बना दे, ब्रेड बना दिया गेहूं से ही, तो ये अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, ब्रेड अंतिम उत्पाद होगा। बाकी सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती हो जाएगा। तो अंतिम वस्तु की हम लोग यहां पर गणना करेंगे। अंतिम वस्तु जो भी आएगी उस अंतिम वस्तु को ही हम अपनी राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। यदि कोई भी मध्यवर्ती वस्तु आएगी उसको हम लोग राष्ट्रीय आय के अंग में नहीं जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल से और समझो, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, तो यहां पर देखो बिजली अपने चारों तरफ लाइट जल रही है ना, तो इसका यूज क्या हो रहा है, आप लोग अपने घर में भी यूज करते हो। मान लो बिजली की ही बात कर लेते हैं, यहां से बिजली की बात कर ली जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, तो नॉर्मली 2 तरह से यूज होता है विद्युत का। अगर बिजली की बात की जाए, लाइट की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, तो 2 तरह से यूज होता है। एक तो होता है सामान्य व्यक्ति द्वारा, ठीक, जैसे कि मैं, आप, हम लोगों की फैमिली के द्वारा, ठीक, तो सामान्य परिवार के द्वारा मान लेते हैं, सामान्य परिवार के द्वारा, ठीक। बिजली का
उपभोग किया जाता है। अब देखते रहे ना, यहां पर क्या है, तो ये सामान्य परिवार के द्वारा बिजली का उपभोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके राष्ट्रीय आय का, ये राष्ट्रीय आय जुड़ेगा कि भैया आपने इतनी बिजली का उपभोग किया है, इसकी जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट आप दे रहे हैं। ठीक, तो वो किसका भाग हो जाएगा, राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग कहें होटल की बात, आप लोग जाते ही हो, आप लोग को ज्यादा कोई जाता ही नहीं है ना, और चैट में भी आप लोगों के समझ में आता है कि आप लोग होटल के बड़े उत्सुक रहते हो। तो होटल जाते हो आप लोग, होटल में जब जाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जलती रहती है, बिजली जलती रहती है। वो क्या करते हैं, एसी लगाए रहते हैं, बहुत ढेर सारी एसी रहेगी। किसी भी होटल में जाते हो तो वहां पर आप लोग देखते हो बहुत ढेर सारी एसियां लगी हुई। वो क्या कर रही हैं, एसी आपके रूम को क्या कर रही है, ठंडा करती हैं। ठीक, होटल में बिजली और विभिन्न प्रकार की लाइट रहेंगी, बहुत ढेर सारी लाइट वाइट सब लगा रहेगी, एकदम झमाझम जलती रहती। क्या बात है, आ गए हैं अब राजमहल के बराबर, इसके बराबर कहीं सुख है ही नहीं। ठीक, अब देखो ये बिजली यूज कर रहा है, ये भी लाइट यूज कर रहा है। अब लाइट यूज कर रहा है तो यहां पर समझने वाली बात है, लाइट जितना यूज करोगे तो रेंट बढ़ जाएगा। होटल का रेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। होटल का रेंट बढ़ जाएगा, है ना। अब होटल का रेंट बढ़ा, ये रेंट क्या है, जो हम लोग कमरा लेते हैं, ओयो सोयो आप लोग लेने का प्लान करते रहते हो 24 घंटा, तो उसका मतलब क्या है, उसका रेंट ज्यादा होगा, क्योंकि भैया बिजली का बिल ज्यादा खपत हो रही है, तो पर हेड पे चार्ज वो करेगा कि भाई ये क्या हो रहा, बिजली की खपत ज्यादा हो रही है साहब, क्या ठीक, कोई बात नहीं, रेंट बढ़ा दो, प्राइस बढ़ा दो। होटल का जितना ज्यादा तामझाम वाला होटल होगा उतनी ज्यादा तामझाम उसमें यूज हो रहा है, बिजली है, लाइट है, पानी है, इन सब के यूज जितना वो करेगा वो किससे लेगा, आपसे लेगा, हमसे लेगा, कॉमन सी बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, होटल का रेंट बढ़ जाएगा। और रेंट क्या हो गया, यहां पर दिमाग लगाना, ये आप ही लोगों का एग्जाम्पल है। यहां जब रेंट बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, रेंट बढ़ेगा तो ये क्या हो गया, अंतिम सेवा। ठीक, ये अंतिम वस्तु हो गई ना रेंट, जो आप लोग दोगे उसको रेंट दोगे तो अपनी जेब से ढीला करोगे ना, कि पहले 100 रुपए का कमरा मिलता था जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे कहीं पर बाहर, तो हम लोग धर्मशाला टाइप की जगह, लॉज टाइप की जगह, ऐसी जगह रुक जाते थे, मंदिर के किनारे रुक लेते थे। उसका फायदा ये होता है कि पैसा नहीं लगता, तो हम लोगों के पास तो कुछ ऐसा रहता नहीं, पढ़ के जाना, अभी पेपर देना है, पेपर पास नहीं होंगे तो घर वाले निकाल बाहर कर देंगे। आप लोगों के चैट ही चलती रहती है, ठीक, पढ़ाई की बात ही नहीं होती है वहां पर। तो वहां पर क्या है, अंतिम, तो आप लोगों को लग्जरी चाहिए, ठीक, यहां लग्जरी वाला काम ही नहीं था, तो होटल का रेंट क्या हो जाएगा, अंतिम वस्तु है। अब अंतिम वस्तु किस में जुड़ेगा, राष्ट्रीय आय में। आय में। अब समझने वाली बात है कि यहां पर जो हम लोग बिजली की खपत कर रहे थे, अब इसको समझो,
अब आप लोग सोच रहे होगे कि आज कमेंट ज्यादा दिया जा रहा, ठीक। अब यहां पर वो डायरेक्ट बिजली ही आप लोग जो घर में यूज कर रहे थे, तो जो लाइट यूज घर में कर रहे थे वो क्या था, वो अंतिम उत्पाद थी लाइट। लेकिन यहां पर लाइट क्या हो जा रही है, मध्यवर्ती वस्तु हो जा रही है। यहां पर बिजली मध्यवर्ती वस्तु के रूप में। आप लोगों के मन में आएगा सर ये मध्यवर्ती वस्तु कैसे हो गई। अब इसमें समझना है, जब ये मध्यवर्ती, हमने कहा कि ये मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कार्य कर रही है, ठीक है। क्यों मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कार्य कर रही है, यह राष्ट्रीय आय का भाग कब होगा, सोचो। जब कोई यहां पर मध्यवर्ती वस्तु इसलिए बनी है कि कोई उत्पाद बनता है तो वह उत्पाद या उत्पादन राष्ट्रीय आय का भाग होगा, राष्ट्रीय आय का भाग होगा। यही हम लोग बात कर रहे थे ना, जब कोई अंतिम उत्पाद यहां पर बनकर रेडी होगा वही राष्ट्रीय आय का भाग होगा। लेकिन यहां पर बिजली कहीं पर भी आप लोगों को बीच में दिख रही होगी कि कोई अंतिम उत्पाद बना रही है, ठीक, तो वो राष्ट्रीय आय का भाग होगा। परंतु यहां बिजली अंतिम उत्पाद नहीं है, आप लोग ये भी देख रहे हो। परंतु यहां पर बिजली अंतिम वस्तु के रूप में नहीं कार्य करती है। क्यों? क्योंकि उससे जो जुड़ी है चीजें, बिजली तो एक यहां पर साधन है ना, एक जरिया है, एक माध्यम है आपको अट्रैक्ट करके लाने का, कि लाइट ताम झाम और एसी वेसी ठंडा एकदम चिल्ड है, बढ़िया एकदम ठंडे में आप लोग हो, तो ये क्या है, ये एक जरिया है, एक माध्यम है। क्योंकि इस बिजली का बिल कहां जुड़ रहा है, पॉइंट नोट कर लेना। क्योंकि इस बिजली का बिल उस उत्पाद में जुड़ा हुआ होता है, कि जो भी आपकी अंतिम वस्तु है, जैसे हम लोगों ने कहा कि यहां पर रेंट आपका बढ़ जाएगा, तो अगर यहां पर हम कहें ये अंतिम उत्पाद हो गया आपका, उत्पाद जो होटल का कमरा था वो अंतिम उत्पाद है, रेंट, उसका जो रेंट है उसी के रेंट में ही बिजली का बिल ऐड हो जाता है। अब जब उसी के रेंट में ही बिजली का बिल ऐड है तो इसको अलग से आपसे कैसे चार्ज किया जाएगा। तो अंतिम उत्पाद क्या हो गया, वो रेंट जो आप पे कर रहे हो, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए, जो भी आप पे कर रहे हो यहां पर, ये क्या है, ये वस्तु का अंतिम मूल्य होगा। उस होटल का जो अंतिम मूल्य होगा वही उसका अंतिम उत्पाद होगा रेंट,
तो उसी का ये मूल्य चार्ज कर दिया जाएगा। इसी में आपकी क्या हो जाएगा, ठंडा पानी भी ऐड कर देंगे, ठंडा सब कुछ ऐड कर देंगे, बेड का चार्ज भी ऐड हो जाएगा, आपके तकिए का भी गंदगी जो आप लोग सर में लगा के गंदा करके जाते हो धुलने के लिए उसको, वो सारा चीज एड ऑन हो जाता है। जब एड ऑन हो जाएगा तो अंतिम क्या है, रेंट में ही सारी चीजें आपसे ली जाती हैं। जब आप पर्यटन करने के लिए जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो ये सारी चीजें किसी होटल को लेके, तो ये पूरा का पूरा गेम वहीं पर सेट हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई मेरे हिसाब से। अगर आप लोगों को कोई चीज प्रॉब्लम करे तो आप लोग पूछ सकते हो कि हाँ यहां पर हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु की बात कर लें। ठीक, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु, अब इसे समझो। मान लेते हैं कि आजकल क्या चल रहा है अपना, चौबीस 25 मान लें, 2024-25। ठीक, तो 1 अप्रैल से आपका शुरू हो जाता है। 1 अप्रैल से कब तक, तीस मार्च तक। ठीक, ये एक वित्तीय वर्ष आपका होगा। ठीक है, इतनी चीज। अब यहां पर समझने वाली बात है, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आप लोग बाइक यूज करते हो, है ना, जैसे यामाहा है, हीरो है, होंडा है, बुलेट है, किया है, ठीक। और यहां पर क्या हुआ, 2000 गाड़ियां बिकी हैं। ठीक है, अब समझना है, 2000 गाड़ियां बिकी हैं। अब एक पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट नोट कर लेना, जो वस्तु या जिस वस्तु का उत्पादन हुआ उसे हम उसी वर्ष के राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। ये लाइन याद रखना, जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है उसे उसी वर्ष के राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। मान लेते हैं कि हीरो, यामाहा, होंडा, बुलेट, किया, इन सब गाड़ियों में 2000 गाड़ियों की बिक्री हुई। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, 2000 गाड़ियों की मैं बिक्री कर रहा हूं, लेकिन उत्पादन की यदि हम बात करें, यहां पर
उत्पादन 5,000 गाड़ियों का हुआ है। ठीक, उत्पादन कितना हुआ है? 5,000 गाड़ी का। बिकी कितनी है? 2,000 गाड़ियां। मतलब अब जो होगा ये वित्तीय वर्ष में केवल और केवल आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यहां पर क्या हो रहा है, ये देखने वाली बात है कि आपके इस 2024-25 के टाइम पीरियड में ये गाड़ियों में से केवल 2,000 गाड़ियां बिकी। बाकी कितनी बची? 3,000 गाड़ियां आपकी बच गई। ठीक, अब 3,000 गाड़ी आपके पास बच गई, मतलब कि अब ये किस में चली जाए? 25 और 26 में, 26 वित्तीय वर्ष में चली जाएंगी। ऐसा है? नहीं, यही चीज अब आपको समझनी है कि गाड़ियों का उत्पादन हुआ है 5,000, तो उसी वर्ष ये लाइन जो है 5,000 गाड़ियां हैं, इसको यहां से कनेक्ट करो। जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है उसे उसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। मतलब कि अगर इन गाड़ियों की कीमत, अगर हम कहें इसकी कीमत 1 रुपए, इसकी 2 रुपए, इसकी 3 रुपए, इसकी 4 रुपए, इसकी 5 रुपए, इन सब गाड़ियों के मूल्य का जो निर्धारण होगा वो 24 और 25 के समय में ही हो जाएगा, और उसी समय यह गाड़ियां राष्ट्रीय आय का भाग भी बन जाएंगी। अब इसकी बिक्री चाहे 22 में कर दो, चाहे 25-26 में हो, या 27 में हो, या 28 में हो, या 29 में हो, या 30 में हो, या 31 में हो, या 32 में हो, या 33 में हो, तो ये 33 के राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगी। क्या हो जाएगा? ये जिस वर्ष निर्मित हुई है उसी वर्ष ही उसकी राष्ट्रीय आय में जुड़ जाती हैं। और नोट कर लेना, जो वस्तु जिस वित्तीय वर्ष में निर्मित होती हैं, वह सभी उसी वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के राष्ट्रीय आय का भाग बन जाती हैं, चाहे उसकी बिक्री आने वाले 2, 3, 4, 5 वर्षों में क्यों ना हो उसे आगामी वित्तीय वर्ष में जोड़ा नहीं जाता है,
मतलब कि कोई वस्तु जिस वर्ष उत्पादित हुई है, जिस वर्ष निर्मित हुई है, उसकी गणना उसी साल, उसी वित्तीय वर्ष में वो राष्ट्रीय आय का भाग हो जाती है। वह फिर बीच में चाहे कोई टीवी मान लो 2023 में बनी हो, मान लो कि कोई टेलीविजन आपका जो है वो क्या है, वो 2022 में निर्मित हुआ है, निर्मित हुआ, ठीक। अब 2022 में निर्मित हुआ है तो ये 2022 की राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा, कि राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगा। अब जब ये 2022 की राष्ट्रीय आय में जुड़ चुका है, अगर हम इसको 2024 की राष्ट्रीय आय में जोड़ दें तो यदि क्योंकि ये बिकी कब है, 2022 में निर्मित हुई है, और बिकी ये बिक्री इसकी 2024 में हुई। यदि हम इसे 2024 की राष्ट्रीय आय में जोड़ दें तो इसकी गणना कितनी बार हो जाएगी, इसकी गणना 2 बार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी गणना 2 बार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ये निर्मित हुई तभी 2022 के वित्तीय वर्ष में इसके मूल्य का निर्धारण और इसका टैक्स, इसकी सारी चीजें राष्ट्रीय आय में ऐड हो चुकी है। अब ये 2024 में बिकी है तो फिर से 2024 में अगर इसे हम लोग जोड़ दें, ठीक, अगर 2024 में फिर से इसे जोड़ देते हैं तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय में इसकी गणना क्या हो जा रही, दूसरी बार हो जाएगी। और जब इसकी राष्ट्रीय आय में गणना दूसरी बार हो जाएगी तो इसका मतलब है राष्ट्रीय आय गड़बड़ा जाएगा मामला। किसी भी वस्तु की गणना एक बार होनी चाहिए, 2 बार नहीं हो सकती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय का जो सिस्टम है, जो नेशनल इनकम का है, वो एक ही बार। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही यहां पर बता दिया था, समझाया था कि जब भी हम लोग बात करते हैं अंतिम उत्पाद की, जिस वस्तु का उत्पादन हुआ है उसे हम उसी वर्ष के राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। अब ये पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अब एक माइंड में अपने लोगों के दिमाग में आता है कि साहब एक चीज बताओ, चलो ये तो सही है, अगर मैंने कोई सेकेंड हैंड सामान खरीद लिया है ना, आजकल बिकता भी है, यदि कोई व्यक्ति सामान लेता है तो क्या वह हमारे राष्ट्रीय आय का
भाग होगा। ये मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि भाई आजकल हम लोग सेकेंड हैंड भी सामान लेते हैं, तो क्या यह हमारी राष्ट्रीय आय का भाग होगा या नहीं होगा? सोचने वाली बात है, जरा सोचो आप लोग और सोच के मुझे बताओ कि क्या कोई सेकेंड हैंड सामान आपके राष्ट्रीय आय का अंग होगा या नहीं। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसका यहीं से गेम स्टार्ट हो जाएगा। या एक क्वेश्चन और, या उसे उसे हम उस वर्ष के वित्तीय वर्ष में जोड़ेंगे या नहीं। ये दो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए। चलो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सेकेंड हैंड सामान लेता है तो वह क्या राष्ट्रीय आय का आपका हिस्सा होगा, या उसे हम उस वर्ष के वित्तीय वर्ष में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्या होगा। तो यहां पर सोचने वाली बात होगी कि हो सकता है मे भी हो आपका और मे भी नहीं भी हो सकता है। दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के सोचो, जो आप लोगों ने पहले पढ़ा कि जो वस्तु जिस वर्ष निर्मित होती है, जो वस्तु जिस वर्ष निर्मित होती है वह वस्तु उसी वर्ष की राष्ट्रीय आय में जुड़ जाती है। याद आया कि जो वस्तु जिस साल निर्मित होगी उसी वर्ष वह राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि वह उस वित्तीय वर्ष में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। जब कोई भी सेकेंड हैंड सामान आप लेते हैं तो यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि कोई भी सेकेंड हैंड आप सामान लेंगे तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। दो ही क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड। तो यहां पर आप लोग क्या कहेंगे, आंसर क्या होगा आपका, थोड़ा सोच के बताओ। तो आंसर आएगा नहीं, नहीं यह वस्तु या कोई भी वस्तु जब निर्मित होती है तो वह वस्तु उसी वर्ष के वित्तीय काल में राष्ट्रीय आय का हिस्सा बन जाती है, उसके पश्चात वह वस्तु कितनी बार भी
खरीदी या बेची जाए वह वस्तु राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं बनती है। अर्थात एक बार जब वस्तु मार्केट में लॉन्च हुई उस समय वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा बन जाती है और उसी वित्तीय वर्ष में उसे जोड़ भी दिया जाता है। परंतु जैसे मैंने ये कोई डिजिटल बोर्ड है, जैसे ये अपना डिजिटल बोर्ड है ना, इस बोर्ड को 2022 में बनाया गया। अब समझने वाली बात है कि मान लो कि ये 2022 में निर्मित हुआ और 2022 में ही 22 में इसे खरीदा गया। ठीक, तो ये जब ये बना था उसी समय ये क्या हो गया, नेशनल इनकम का पार्ट हो गया था। किसका? राष्ट्रीय आय का यह भाग हो गया। अब जब ये नेशनल इनकम का पार्ट उसी समय हो गया था, अब सोचने वाली बात है यहां पर, तो 2024 में मैंने फिर से इस बोर्ड को खरीद लिया। ये बोर्ड मान लेते हैं ये किसी एक्स पर्सन के पास था, एक्स व्यक्ति के पास से मैंने 2024 में पुनः खरीदा। ये क्या हो गया? सेकेंड हैंड हो गया। उसने पहले जब आया था तब उसने खरीदा, उसके बाद मैंने खरीदा, तो ये आपके नेशनल इनकम का भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार ही वस्तु को खरीदा जाता है, जब वो मैन्युफैक्चर्ड होती है, अंतिम उत्पाद बनता है, तभी वो राष्ट्रीय आय में जुड़ जाता है। जब आप लोग इस मार्केट में पढ़ने के लिए आए होंगे, तब जब आपने फीस दी होगी तो तगड़ी फीस देते हो आप लोग पहली बार में, इसे ऐसे भी समझ सकते हो। पहली बार में बहुत अच्छा पैसा आप लोग कोचिंग को जाके दे के आते हो। अपना पैसा मैक्सिमम टाइम 80 से 90% मान के चलते हैं कि अगर आपके घर में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है तो 90% वो पैसा बर्बाद होता है। हुआ, उसके बाद जब दोबारा कोचिंग करते हो तो आप समझदार हो जाते हो, तो फिर उसको पैसा कम देते हो। फिर जब दोबारा कोचिंग करते हो तो आप लोग क्या हो जाते हो? परिपक्व हो जाते हो। परिपक्व होने के बाद फिर आप लोग पैसा देना उचित नहीं समझते हो, है ना। कई लोग सक्षम नहीं होते तो नहीं बेचारे कर पाते। तो यहां पर जब हम लोग इस दौरान से गुजरते जाते हैं तो क्या हो रहा है? पैसा कम हो रहा है, चीजें कम कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसी तरह से यहां पर भी है। यहां पर क्या है? यहां पर जस्ट एक बार ही आपके मुद्रा को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, बार बार नहीं। जैसे कि आप लोग किसी से संबंध बनाते हो, दोस्त बन रहे हो, मित्र बन रहे हो, तो आपका जो पहली बार का प्रेम होगा वो अलग होगा। उसके बाद जितना भी बनता जाएगा वो क्या होगा? वो उस दिल के करीब नहीं आ पाता है। और नहीं आ पाता है इसका मतलब सीधी सी बात क्या है? अब वो जगह नहीं ले सकता। तो जैसे पहली बार निर्मित हुआ तब ये राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा, फिर उसके बाद चाहे जितनी बार बेचो, चाहे 100 बार बेचो, कोई गाड़ी ले रहे हो, कोई आप घोड़ा ले रहे हो, कोई आप कुर्सी ले रहे हो, किसी से आप बुक्स ले रहे हो, एक बार मार्केट में आई तब वो जुड़ गई, उसके बाद वो दूसरे ने पढ़ी और छोड़ दी, उसने बेच दिया, फिर आपने खरीदा, आपने अपने पढ़ने के बाद फिर बेच दिया, फिर किसी ने खरीदा, फिर बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेचा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा नहीं। समझ आ गया? कोई चीज एक बार हो गया तो वो बार बार नहीं होता, फिर वो प्योरिटी एक ही बार मिलती है ना। जो सोयल की प्योरिटी होती है, आप लोग प्योरिटी पे बिलीव करते हो ना कि हाँ भाई अभी मेरे आत्मा से ये आवाज निकली है, तो वो प्योर सोल होती है आपकी। फिर आप लोग जब
कई मार्केट में घूम लेते हो, कई जगह कोचिंग कर लेते हो, तो फिर आप लोगों के अंदर एक चीज आ जाती है कि नहीं यार, क्वालिटी तो नहीं मिली थी उस टाइम पे। अब इतना डेडिकेशन इनके प्रति नहीं दिखाया जा सकता है कि हर कोई बिजनेस कर रहा है। यही मन में भाव आ जाते हैं सबके लिए, चाहे वो व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना करे, है ना, ये विचार आने लगते हैं। लेकिन जब आप पहली बार किसी जुड़ोगे तो आप उससे एकदम तहे दिल से जुड़ जाते हैं। ये चीजें बड़ी कॉमन है, तो वही चीजें यहां पर भी है। ठीक, अब आओ, अब जैसे समझो ये कि कई बार क्या होता है कि गैर कानूनी तरीके से व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी आय निर्मित कर लेते हैं। ठीक, तो क्या वह राष्ट्रीय आय का भाग माना जाएगा? पॉइंट क्वेश्चन लिखे, एक प्रश्न दिमाग में आया, प्रश्न आया कि गैर कानूनी तरीके से निर्मित आय क्या राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा? हिस्सा होगा, ये क्वेश्चन आया माइंड में। तो नॉर्मल सी बात है, ये कैसा है, इस बात को समझने का प्रयास करो। ये गैर कानूनी तरीके से, और राष्ट्रीय आय किस पे चल रही है? कानूनी तरीके से। अब देखो, राष्ट्रीय आय जो है वो देश की इनकम है, और उसका लीगल प्रोसेस होता है, कानूनी नियम होता है। नियम, अगर आप कानून के दायरे में हैं तब तो आपके पैसे को सबमिट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगर आप कानून के नियम के बाहर हैं तो आपके पैसे को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। कानून के नियम, जैसे हम लोग कमाई करते हैं, 2 रुपए पाए तो उसमें से हम लोग क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। ठीक, हमारा जो पैसा होगा वो राष्ट्रीय आय में ऐड किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, इनके पैसे को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा या नहीं होगा? यह राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, आय का भाग नहीं होगा। अब गैर कानूनी तरीके से कैसे कैसे आप लोग पैसा कमा सकते हो, जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करना कि अपने यहां पर क्या है, 14 साल से कम उम्र के बच्चा कोई काम नहीं कर सकता है। कंपलसरी एजुकेशन है हमारे यहां, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे की आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि यहां पर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझो, यहां पर आपका संविधान कहता है कि आपको कंपलसरी एजुकेशन क्या है, 14 वर्षों तक छात्रों को गवर्नमेंट कंपलसरी एजुकेशन की बात करती है? नियमता क्या होना चाहिए, 14 वर्ष के बच्चे को पढ़ना चाहिए। और अगर 14 वर्ष से कम का बच्चा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बाल श्रम के दायरे में लाते हैं, बाल श्रम। और हमारा संविधान बाल श्रम की परमिशन नहीं देता है। संविधान
बाल श्रम को अवैध मानता है, अवैध मानता है। इसके लिए अगर कोई भी दुकान वाला या कोई भी आपके यहाँ दिखेगा 14 वर्ष से कम बच्चे की अगर वो बाल श्रम करवा रहा है तो उसे क्या हो जाएगा, कारावास होता है। तो कॉमन सी बात है कि इस तरह की सिचुएशन में बाल श्रम में जो बच्चा काम कर रहा है 14 वर्ष से कम की आयु में, तो उसकी आय को हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं मानते हैं और ना ही राष्ट्रीय आय में इसे जोड़ा जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को, सभी को? जैसे आप लोग 14 साल से कम हो ना, जो छात्र अभी 14 साल से कम होगा उसके द्वारा कमाई गई इनकम को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा बात, जो लीगलाइज्ड हैं उन्हीं चीजों को याद रखो, जो इलीगल हैं, जो भारतीय संविधान में अभी लीगलाइज्ड नहीं है, भारतीय संविधान उनको परमिशन नहीं देता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं देता है उन चीजों को, तो वो आपके क्या हो जाएंगी, गैर संवैधानिक होंगी, गैर कानूनी तरीके से कमाया गया धन होगा। जैसे कि दूसरा, वृत्ति से कमाया गया धन, ये क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय आय का पार्ट नहीं होगा, भाग नहीं होगा। भिक्षावृत्ति, जो भीख मांगते हैं उनका भी, आप लोग जो बेगर्स होते हैं उनको भी हम अपने यहां राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं मांगते हैं, क्योंकि ये गलत है। भिक्षा वृत्ति ये भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है। ठीक, आप लोग मेट्रो के बाहर भी देखते होंगे, भीख देके इनको बढ़ावा न दें ऐसे स्टेटमेंट लिखे रहते हैं मेट्रो के बाहर। तो वो इसीलिए है कि ऐसा काम मत करिए, इनको आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करिए, इनके लिए कुछ करिए, लेकिन भीख मत दीजिए इन्हें। 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए देके इनको और भी मोटिवेट मत करिए कि चलो बिना काम किए पैसा मिल जाए, तो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, तस्करी। तस्करी, इसमें 2 तरह की तस्करी हो जाती है, एक तो मानव और दूसरा जो आप लोग देखते होंगे तस्करी में वेपन्स हैं, ठीक, ड्रग्स हैं, गांजा, भांग, दारू आजकल बड़ा चल रहा है। ये सब क्या है, ये इलीगल तरीके से जब आप काम करते हो तो ये इनके भी पैसे को नहीं जोड़ा जाता है। मानव तस्करी आप लोग देखते होंगे, छोटी छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है, समय से पहले उन्हें बड़ा किया जाता है कि उनको किसी और काम में उनको इस दिशा में लेके जा सकें। तो ये एक दूसरे से, ये एक आपका जो अभी वेश्यावृत्ति है इलीगल है, लेकिन इसमें क्या है, एक लॉ जा रहा है कि लीगलाइज्ड होना चाहिए। ठीक, तो जो चीजें अभी वर्तमान में, ये में भी आने वाले टाइम पे ये क्या हो जाए, लीगल हो जाए, और जिस दिन ये लीगल हो जाएगा उस दिन ये क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये अभी के लिए नोट्स है, आने वाले टाइम में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई नया अपडेट करता है तो इस लाइन को आप लोगों को काटना होगा। इसलिए आप लोगों को याद भी रखना है कि ये लाइन तब तक वैलिड है जब तक ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है, वहां पर चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट, आप लोग देखते होंगे ड्रग्स की तस्करी होती है आजकल। उस नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी बवाल भी हुआ था इन चीजों को लेकर, अभी हाल ही में मणिपुर का बवाल आप लोगों ने देखा।
तो वो ड्रग्स की तस्करी, इससे सबसे कमाए गए और जो ऐसे इलीगल मनीज हैं, ठीक, हवाला का पैसा, वो सब हमारे राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। क्या हो जाएंगे? ये सभी हमारे राष्ट्रीय आय का भाग नहीं मानी जाती हैं। ठीक, यदि कोई व्यक्ति आपको सेवा देता है, ठीक, तो वो क्या राष्ट्रीय आय का भाग होगा? अब एक क्वेश्चन फिर से आया, यदि कोई व्यक्ति आपको सेवा देता है तो वह राष्ट्रीय आय का भाग होगा कि नहीं? ये भी समझने वाली। आप लोगों के कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं कि ये पीटी की क्लास चल रही है, मेंस की क्लास चल रही है, तो आप लोगों को बता दूं ये प्रारंभिक परीक्षा की क्लास है आप लोगों की। ठीक, तो प्रीलिम्स की क्लास है आप लोगों की, जो अभी इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ रहे हैं। मेंस की क्लास दूसरी आएंगी, तो वहां पर हम लोग मेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के इसीलिए काफी चीजें हम लोग रोक रोक के चीजों को समझा के चल रहे हैं, तो वो आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि कोई भी किसी भी प्रकार की सर्विस देता है तो उसे हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। जब भी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की सेवा देता है तो उसे हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। ठीक, उसे हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करो। एग्जाम्पल, मान लो कि किसी ओला उबेर वाले को आपने बुलाया। ठीक, आजकल आप लोग जानते ही हो, आप लोग बुलाते भी हो। ठीक, मान लो कि ये श्याम है, श्याम, इसने कहा कि भाई ओला बुक कर लो। ओला गाड़ी इसने बुक की। ठीक, गाड़ी बुक की, गाड़ी का 500 रुपए चार्ज है। ये क्या है? सर्विस मिल रही है आपको, यहां पर सर्विस मिली, 500 रुपए आपने इसे दिया। अब यहां पर जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने ये 500 रुपए क्या कर दिया, जाके अपने बच्चे की दवा करा ली और इसने ये पैसा डॉक्टर को दे दिया, डॉक्टर को दिया। ठीक, डॉक्टर ने ये पैसा उठा के क्या किया, अपने कर्मचारी को दे दिया। पैसा स्टार्ट यहां से हुआ है, ओला वाले से। ठीक है, कर्मचारी को दे दिया। ठीक, समझ आ रहा है इतनी चीजें? तो यहां पर आप लोग देखो कि ये ड्राइवर के पास गया, डॉक्टर के पास गया, कर्मचारी के पास गया यहां पर। ठीक, और कर्मचारी ने क्या कर दिया, आगे आओ, कर्मचारी ने ये 500 रुपए उठाया और क्या दे दी, ट्यूशन फी दे दी अपनी। इसने क्या किया, बच्चे की ट्यूशन फी दे दी। पैसा तो एक ही था, ये एक ही पैसा चल रहा है ना अभी। ठीक,
तो यहां ये बताओ, अब सोचने वाला दिमाग गया, थोड़ा सा दही हुआ होगा दिमाग यहां पर, कि श्याम ने ओला वाले को दिया, ओला ने सर्विस दी, ड्राइवर ने सर्विस दी, गाड़ी वाले ने, गाड़ी वाले को 500 रुपए मिला, उस सर्विस का पैसा ले जाकर उसने अपने बच्चे की दवा कराई, तो डॉक्टर ने उसके बच्चे को सर्विस दिया। अब डॉक्टर के पास 500 आया, डॉक्टर ने अपने कर्मचारी को उसकी सर्विस का पैसा दिया, ठीक, कर्मचारी ने वो पैसा लेकर ट्यूशन टीचर को दे दिया, ये पैसा किसके पास पहुंचा? टीचर के पास, टीचर के पास। तो ये 500 ही रुपए तो चला। अब यहां पर कितना जुड़ेगा? तो 5 5 5 और 5, ठीक, तो कितना हो गया? 1 2 3 4, मतलब 2000 रुपए हुए। यहां पर कितना हुआ? 2000 रुपए हुए। अब ये 2000 रुपए क्या हो जाएंगे? राष्ट्रीय आय का हिस्सा, राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा, क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि हर व्यक्ति सेवा दे रहा है, हर व्यक्ति सेवा दे रहा है, तो उस सेवा के बदले में उसको उसके काम का पैसा मिल रहा, और जहां जहां पर वो पैसा काम का जाएगा वह राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। अब ये नहीं कि एक बार ड्राइवर को पैसा इसने दिया है, श्याम ने दिया है 500 रुपए ड्राइवर को, तो बस 500 रुपए जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। सेवा तो सभी लोग दे रहे हैं ना एक दूसरे को, तो जब सेवा दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, पूरा सर्किल ही आपका ऐड ऑन होगा। अब दूसरी चीज यहां पर आई कि यदि कोई भी चीज आपको फ्री मिलती है तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा या नहीं होगा साहब? अभी तो सेवा मिल गई, अब फ्री भी मिल जाए। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति नहीं, यदि कोई भी चीज फ्री में मिलती है, फ्री में मिले तो वह राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा या नहीं? क्वेश्चन मार्क। सोचो इसे। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज यदि आपको फ्री मिल रही है, फ्री मिलती है, तो वह राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता है। भाग नहीं होता है। समझ आया कि वो चीजें आपके राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होंगी। जैसे आप लोगों को गिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं, उपहार, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। जैसे आप लोग होटल वगैरह में खाना खाने जाते हो, आप टिप्स देते हो, वहां पर क्या देते हो? टिप्स, वेटर, वो भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। फ्री में आपने उसके सेवा के बदले खुश होके कहा कि नहीं बात, आज बहुत अच्छा से खाना खिला दियो भाई, बड़ी अच्छी, एकदम बहुत तगड़ी सर्विस थी, टाइम टू टाइम रोटी लेके आ गए, सब्जी लेके आ गए, दाल लेके आ गए, पनीर लेके आ गए, सब लेके आ रहे, तो बड़ा अच्छा सर्विस दिए भाई, मैं खुश हुआ, मेरा टाइम भी बच गया
और कम टाइम पे मेरी पूरी सर्विस आपने अवेलेबल करा दी, पानी से लेके खाने तक का मैं जिस काम के लिए आया था मेरा पूरा हो गया। जैसे आप लोग होटल की तलाश में गए थे तो होटल में अच्छी सर्विस मिल गई, पानी मिल गया, आपने एक रिंग बताए, एक रिंग दी, उससे कहा 2 कॉफी लेके आओ, वो 2 कॉफी लेके आ गया। फिर उसके बाद आपने एक रिंग बजाई, उससे कहा कि भाई पानी लेके आ जाओ, वो तुरंत पानी आपको प्रोवाइड करा दे रहा। तो इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ा, तो आपका टाइम नहीं किल हुआ, आप आराम से रात में गए सो गए, खाना वाना खा के, खाना की सर्विस आपने कॉल की, खाना आया, खाना खाया, खाना सर्विस, रूम सर्विस अच्छी मिल गई आपको। तो क्या हो गया, वहां पर आप जो अटेंडेंट होते हैं उनको आप क्या देते हो, टिप्स देते हो। तो वो टिप्स क्या है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। जैसे अब दूसरी चीजों पे आते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते पढ़ते ये कुछ चीजें सामाजिक रूप से चीजों को भूल जाते हैं। बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है आपको, क्या बेरोजगारी भत्ता, ये कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, ठीक। तो ये भी आपके राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, युवा पेंशन, ठीक है। तो यहां पर पेंशन जो मिलती है वो पेंशन भी आपके राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। जैसे आप लोग कॉलेज में रहे होंगे तो स्कॉलरशिप वगैरह मिलती होगी, तो स्कॉलरशिप जो है छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप वगैरह की बात जब आप लोग करोगे तो स्कॉलरशिप वगैरह भी आपके राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है, ठीक। आजकल गवर्नमेंट किसानों को सहयोग निधि दे रही है, तो किसान सहयोग निधि ठीक, ये भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, ठीक। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आया, जो आप घर के लिए काम करते हो वह राष्ट्रीय आय का हिस्सा है या नहीं। तो याद रखिएगा कि घर के लिए किए गए काम को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। घर के लिए किए गए काम को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि आप अपने घर के लिए क्या साफ सफाई कर रहे हैं, उसके एवज में पैसा मांगे, तो आप लोग राष्ट्रीय हित के लिए नहीं, तो वो राष्ट्रीय नेशनल इनकम के लिए नहीं जाने जाएंगे, किसी और चीज के लिए जाने जाएंगे। बाहर आप लोगों से दुनिया पूछेगी ये चेहरे में आज हाथ के ये कुछ लकीरें जैसी बनी हुई हैं, तो तुम लोग ये बताओगे नहीं ये तो बस ऐसे ही हाथ रख के सो गए थे इसलिए छप गई हैं। वैसा ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि मम्मी भी देंगी पापा भी देंगे, डबल डोज हो जाएगा आप लोगों को। तो वो नेशनल इनकम में नहीं, वो पर्सनल आपकी हैबिट में जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं सभी लोगों को। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अभी तक किसी को भी कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास। इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब समझने वाली बात है, यदि कोई कंपनी लाभ कमाती है तो वह राष्ट्रीय आय का हिस्सा होंगी। पहला पॉइंट नोट करिएगा, यदि कोई कंपनी लाभ कमाती है तो वह राष्ट्रीय आय का भाग होगी, ठीक।
ये पॉइंट याद रखिएगा कि यह हिस्सा होगा राष्ट्रीय आय में, ये जोड़ा जाएगा। यदि कोई भी कंपनी लाभ कमाती है तो वह राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। यदि अब यहीं पर दूसरा परंतु यदि वो अपने प्रॉफिट का पैसा, अपने लाभ का पैसा दूसरों को बांटती है तो वो नेशनल इनकम का भाग नहीं होगा। यदि कोई कंपनी अपने लाभ का पैसा दूसरों में बांटती है तो वह राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे लाभ कमाया था ना, तब वो राष्ट्रीय आय का भाग हो चुकी है। जब उसने प्रॉफिट कमाया तो वो राष्ट्रीय आय का भाग हो चुकी है। अब वो अपने लाभ को क्या कर रही है, अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो वह उस समय उस कंपनी के जो लाभ की बात करें हम लोग, तो वह उस टाइम पे आपके राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टिव वे पे हमने अंतिम उत्पाद को पहले ही ऐड कर लिया है। अब अगर हम दूसरी बार ऐड करेंगे तो यह चीज, एक ही चीज आपके राष्ट्रीय आय में 2 बार ऐड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझने का प्रयास करो। यदि मान लो कि यदि कोई कंपनी लाभ कमाती है 100 रुपए, 100 रुपए का उसे लाभ होता है, तब तो जैसे ही इसे लाभ हुआ तो वो आपके नेशनल इनकम का पार्ट हो गया। जैसे ही कंपनी अपनी चीजें देती है वो उसके नेशनल इनकम का भाग हो गया। लेकिन जब यही कंपनी, मान ले कोई एक कंपनी अपने लाभ, अपने प्रॉफिट का डिविडेंड अपने शेयर धारकों को दे, एक कंपनी यदि अपने शेयर धारकों को अपने लाभांश का, अपने लाभांश का, या इसी को डिविडेंड कहते हैं, ठीक, डिविडेंड देती है तो उसे राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं माना जाता। देती है तो उसे राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं माना जाता है। क्लियर है? क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट का, जो नेशनल इनकम में जुड़ने के बाद उसके पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को उसने अपने शेयर धारकों के डिविडेंड दे दिया कि भैया मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ है, मैं 20 रुपए का फायदा सभी को दूंगा, सभी धारकों को वो पैसा पहुंचना चाहिए। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वो दे रही है, इसकी गणना दोबारा ना हो,
क्योंकि यहां अगर हमने यहां पर कर दिया हिस्सा देते हैं तो आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी गणना क्या हो गई, पहले हो चुकी है। क्योंकि नोट कर लीजिए कि क्योंकि इसकी गणना पहले हो चुकी है, यदि दोबारा जोड़ा गया तो 2 बार इसकी गणना हो जाएगी। तो 2 बार इसकी गणना हो जाएगी। अब यहां पर आपका नेशनल इनकम कहता है भैया एक बार गणना करनी है, तो 2 बार गणना नहीं हो सकती है ना किसी चीज की। तो यहां पर क्लियर पॉइंट हो गया कि भैया एक बार करनी है, एक ही बार होगा। क्लियर इतना पॉइंट। अब इसके आगे आएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित 2 धारणाएं दी गई। नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ज्यादा इकोनॉमिक्स में घसीटने का मतलब है आप लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हो। इतनी चीजें समझ में आ जाएं तो कल की जो क्लास आप लोगों को मिलेगी वो इस टॉपिक से रिलेट करके मिलेगी। तो धीरे धीरे आप चीजों को स्मूथली समझते हुए चले जाओगे। ठीक है, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। और जिनको भी कोई डाउट हुआ करे वो आप लोग कमेंट सेक्शन पे बेहिचक आप लोग अपने क्वेश्चन करिए, लेकिन क्वेश्चन करिए, पढ़ाई की बातें करिए, अच्छे से काम की बातें करिए। आप लोगों को रिजल्ट मित्रा की तरफ से इतना कंटेंट, इतनी चीजें इतने आसान भाषा में मिल रही, उसका लाभ उठाइए, ना कि दूसरे कामों में लगिए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। और याद रखना है कि ये समय दोबारा नहीं आता है। फिर जब एक बार समय निकल जाएगा हमेशा पछताते रहोगे। और यूपीएससी मजाक नहीं है, मजाक में कोई एग्जाम पास नहीं होगा। मेहनत जी तोड़ करनी है। हम जितना टफ से टफ चीजों को सिंपल से सिंपल कर सकते हैं वो प्रयास हमारा निरंतर आप लोगों के साथ जारी है। जहां जो चीजें सही लगे निश्चित रूप से आप लोगों को चीजें को शेयर करना चाहिए, सब लोगों तक पहुंचाइए। जहां तक हमारी पहुंच है हम आप तक हैं, आप हमें जितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं वहां तक लोगों का अच्छा। चलिए मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।